हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत। आज हम जो है अगले पारिस्थितिक समष्टि पारिस्थितिकी के अगले लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज में आपने जो है किसका अध्ययन कर चुके हो। देखिए, घनत्व का अध्ययन कर चुके हैं आप। घनत्व क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, कितने प्रकार का होता है, इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा किसका अध्ययन कर चुके हैं, जन्म दर का। इसके अलावा मृत्यु दर का अध्ययन कर चुके हैं। राइट, जो ये घनत्व है, घनत्व आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया हो वीडियोज में, तो आपको इन चीज़ों को देखने के लिए मेरी पिछली वीडियोज पर आपको जाना होगा और उनको देखना होगा, जिससे कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। राइट, तो ये सारे के सारे जो है आपने लक्षण पढ़ चुके हो। तो ये जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, ये इसको प्रभावित कर सकती हैं, घनत्व को प्रभावित कर सकती हैं, है ना। राइट, तो इनको हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, समष्टि घनत्व के लक्षणों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये जो सारी लक्षण हैं, ये किसको प्रभावित करते हैं, घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट समष्टि घनत्व के लक्षण या घनत्व को प्रभावित करने वाले लक्षण में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समष्टि का अपघटन। समष्टि का अपघटन या अपघटन से हम क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं, प्रकीर्णन। या इससे हम क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं, अपघटन से प्रकीर्णन, यानी कि पॉपुलेशन डिस्पर्सन। इंग्लिश में कहना चाहें तो पॉपुलेशन डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब है प्रकीर्णन, या इसको अपघटन कह सकते हैं। यानी कि जो कोई समष्टि है, ये कोई समष्टि है, निश्चित समष्टि है, क्या हो गई, ये समष्टि हो गई। अब इस समष्टि का क्या होता है, अपघटन या प्रकीर्णन। प्रकीर्णन हम किसे कहते हैं कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, प्रकीर्णन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किरणों का जाना, फैलना। फैलने से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे प्रकीर्णन है। तो ये कोई निश्चित समष्टि है, ये समष्टि क्या हो जाए, फैल जाए। फैल जाए तो उस फैलने को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो जो ये समष्टि प्रकीर्णन है, ये है समष्टि में अथवा घनत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो जो ये समष्टि प्रकीर्णन है ना, समष्टि प्रकीर्णन देखिए 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रवर्सन, यानी कि माइग्रेशन। राइट, दूसरा आता है बहिर्प्रवर्सन। ठीक है, और तीसरा आता है अंतःप्रवर्सन। राइट, जो प्रवर्सन है, इस प्रवर्सन हम दोनों को है, इस प्रवर्सन का प्रकार भी मान सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो प्रकीर्णन जो है कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है।
राइट। तो प्रवासन है क्या चीज है? देखिए, ये कोई समष्टि है, यह समष्टि के कुछ जीव है ना, या ये जीव जो होते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे आवश्यकता क्या है? भोजन, ठीक है, प्रजनन, भोजन, प्रजनन, सुरक्षा, यह आवश्यकता है नहीं जीव की, सभी जीवों की आवश्यकताएं हैं। तो यह कोई समष्टि है, जब इस समष्टि में इन चीजों की कमी होती है, ठीक है, तो ये कहाँ चले जाते हैं? दूसरी जगह शहर में चले गए, दूसरी समष्टि में मिल जाते हैं। कुछ समय के लिए जा रहे हैं, उसके पश्चात ये जीव उन्हें यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यानी कि घूमना एक तरह से। घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम घड़ी में जो इस तरह से हिलता रहता है, जो एक तरह से चम्मच जैसी संरचना होती है घड़ी में, कोई इधर उधर घूमती रहती है, इस तरह से जीव जो होते हैं ना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इधर उधर विचरण करते हैं। और ये आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? भोजन हो गया, अपनी सुरक्षा हो गई, और क्या हो गया? प्रजनन हो गया। प्रजनन के लिए भटकना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना। तो इस तरह का जो गमन है वो क्या कहलाता है? प्रवासन कहलाता है। तो ये जो गमन है ना, कुछ समय के लिए ही होता है। जैसा कि आपने कॉर्डेट बायोलॉजी की बुक में तीसरी यूनिट में पढ़ चुके हो, पक्षियों में प्रवासन, मछलियों में प्रवासन, सारी चीज पढ़ चुके हो आप, तो वो प्रवासन है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और दूसरे स्थान पर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर वापस अपने स्थान पर आना क्या कहलाता है? प्रवासन कहलाता है, राइट। दूसरा होता है बहिर्प्रवासन। यह बहिर्प्रवासन क्या है? इसका प्रवासन का ही प्रकार है बहिर्प्रवासन। ये कोई मुख्य समष्टि है, सपोज कीजिए, इस मुख्य समष्टि में ये क्या हो गई? मुख्य समष्टि हो गई। इस मुख्य समष्टि में यदि कुछ आवश्यक पदार्थों की कमी हो जाए, तो कमी होने के कारण यहां से जीव जो होते हैं किसी दूसरी समष्टि में क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं, चले जाते हैं। मुख्य समष्टि में कुछ पदार्थों की कमी होने के कारण, ये पदार्थ क्या हो सकते हैं? पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं या पर्यावरणीय परिस्थितियां हो सकती हैं। यानी कि मुख्य समष्टि में कुछ जीव पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण दूसरी समष्टि में चले जाते हैं, यानी कि मुख्य समष्टि से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार का प्रवासन क्या कहलाता है? बहिर्प्रवासन कहलाता है, ठीक है। और जो ये जीव इसमें आए हैं ना, दूसरी समष्टि में आए हैं, तो दूसरी समष्टि के लिए पहली समष्टि के जीव क्या कैसे कहलाते हैं? अंतःप्रवासन कहलाते हैं। तो अंतःप्रवासन क्या हो गया? इसके अंदर समाहित रहने से जीव वो क्या होता है? अंतःप्रवासन होता है, राइट। समझ आया? तो इस तरह से जो होता है यह प्रवासन होता है। तो इस तरह से ये समष्टि में प्रकीर्णन होता है, तीन प्रकार का बहिर्प्रवासन और अंतःप्रवासन। इनके कारण, बहिर्प्रवासन के कारण मुख्य समष्टि का आकार परिवर्तित हो गया, क्योंकि इसमें से जीव इसमें फिक्स हो गए, तो इसका घनत्व घट गया नहीं घट गया? घनत्व को प्रभावित किया ना प्रवासन ने, जनसंख्या घट गई यानी घनत्व प्रभावित हो गया। इससे घनत्व प्रभावित हो गया, इसमें संख्या बढ़ी और इससे घनत्व कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। जैसे इसका हम सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जब हमारे पास कमाई के स्रोत नहीं होते हैं तो हम शहरों की ओर चले जाते हैं और शहरों में ही रहने लग जाते हैं, गांवों से शहरों में रहने लग जाते हैं। तो शहरों का घनत्व तो कैसा हो जाता है? बढ़ गया, और गांवों का घनत्व कैसा हो गया? कम हो गया। तो इस तरह का प्रवासन जो उसका उदाहरण होता है बहिर्प्रवासन और अंतःप्रवासन का उदाहरण होता है। अंतःप्रवासन में तो हम शहरों में बस के और बहिर्प्रवासन में गांवों से चले गए, राइट। इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ आ सकता है। अगला जो लक्षण है वो देखिए कौन सा है?
कि समष्टि में जो जीवों की संख्या है वो किस तरह से पाई गई है, किस तरह से पाई जाती है। तो समष्टि वितरण जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है समान, जैसे समान ये है, मतलब सभी जगह जीव जो होते हैं समान मात्रा में पाए जा रहे हैं या समान संख्या में पाए जा रहे हैं। पूरी पूरी समष्टि में कैसे पाए जा रहे हैं? समान मात्रा में पाए जा रहे हैं, राइट। इसके अलावा जो वितरण होता है तीसरा होता है, एक इस तरह से पाए जाते हैं, गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि उपयुक्त परिस्थितियां जहां जहां उपलब्ध होती है वहां वहां जीव एक समूह बना करके रहने लग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा प्रकार होता है समष्टि वितरण का, वो होता है चित्रित प्रकार का, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, अलग अलग तरीके से वितरित रहते हैं। ये समान प्रकार से है, समष्टि वितरण कैसा है? समान से है, समान प्रकार से है। इसमें समूह के रूप में है और इसमें क्या है? चित्रित रूप से है, यानी कि कोई कहाँ पे निवास कर रहा है, कोई कहाँ पे निवास कर रहा है। तो इस तरह से समष्टि का वितरण जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। अब जो ये समूह प्रकार का वितरण है, समूह प्रकार के वितरण में घनत्व कैसा होगा? अधिक होगा। इनका घनत्व कैसा अधिक है? इनका घनत्व कैसा होगा? सबसे कम होगा। जो चित्रित प्रकार का है घनत्व कम, समूह में सबसे ज्यादा, और इसका मध्यवर्ती प्रकार का होगा। इसका घनत्व कैसा होगा? मध्यवर्ती प्रकार का होता है। तो इस तरह का लक्षण जो है उसका होता है समष्टि वितरण के होते हैं। तो ये भी क्या है? समष्टि पारिस्थितिकी के एक लय लक्षण को प्रदर्शित करता है, इस प्रकार का लक्षण, राइट। आगे यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट लक्षण जो होता है वो होता है लिंग आयु वितरण। लिंग आयु वितरण का मतलब है, ये जो लक्षण है ना बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, समष्टि पारिस्थितिकी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें घनत्व की दृष्टि से हम जो है ना समष्टि को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। समष्टि के घनत्व को यह प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, और इसको जो लिंग आयु वितरण है, लिंग आयु वितरण को घनत्व की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा जो विभक्त कर सकते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरा जो होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व प्रजनन अवस्था। दूसरी है प्रजनन अवस्था, और तीसरा है पश्च प्रजनन अवस्था। ठीक है। पूर्व प्रजनन अवस्था कौन सी होती है? जो बाल्य अवस्था होती है 0 से 14 वर्ष तक की। क्या इस दौरान प्रजनन क्रिया होती है? नहीं होती है। रिप्रोडक्टिव फेज जो हो जाती है 14 से लगभग 35-40 के बीच तक हो जाती है, जिसमें रिप्रोडक्शन तीव्र गति से होता है, जनन क्रिया तीव्र गति से होती है। पश्च रिप्रोडक्शन में 40 से पश्चात की एज होती है, पश्च रिप्रोडक्शन अवस्था होती है, पश्च प्रजनन अवस्था होती है, जिसमें जनन क्रियाएं बहुत कम होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो होता है लिंग आयु का वितरण होता है, मतलब इसमें लिंग भी है, लिंग का मतलब जन्म की अवस्था है,
और आयु भी। कौन कौन से आयु वर्ग के जंतु जो है प्रजननशील होते हैं कि नहीं होते हैं, इस तरह का वितरण जो होता है क्या कहलाता है, लिंग आयु वितरण कहलाता है। अब इस लिंग आयु वितरण को हमें ना एक वक्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या एक पिरामिड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जो लिंग आयु वितरण है, इस लिंग आयु वितरण को किसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, पिरामिड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो पिरामिड क्या कहलाएगा, देखिए वह पिरामिड कहलाएगा लिंग आयु पिरामिड, लिंग आयु पिरामिड। तो ये लिंग आयु पिरामिड क्या है, देखिए ये लिंग आयु पिरामिड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। देखिए ये कौन सी अवस्था है, प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, तीनों अवस्था हुई। इसमें आधार कौन सा है, 0 से 14 वर्ष का है। यदि आधार अधिक है, यदि पिरामिड का आधार अधिक है तो उसकी जो जनसंख्या होगी या घनत्व होगा वे भी आगे चल के कैसा होगा, अधिक होगा। क्योंकि ये जब अधिक होगा ना, प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था अधिक होगी, तो ये सब के सब किसमें प्रवेश करेंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज में। और रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रवेश करेंगे तो ये बहुत अधिक संख्या में जीवों को उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, घनत्व कैसा हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भले ही कम हो, ठीक है। दूसरे प्रकार का जो वक्र हो सकता है वो कैसा हो सकता है, देखिए इस तरह का हो सकता है। अब ये दोनों ही जो है ना जनसंख्या वृद्धि के वक्र हैं, क्योंकि इसमें भी ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, यानी कि दोनों में जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, परंतु इसमें कैसे होगी, तीव्र गति से बढ़ेगी और इसमें कैसे बढ़ेगी, धीमी गति से बढ़ेगी। जिसका कारण क्या है कि यहाँ आधार जो है पिरामिड का वो कैसा है, छोटा है, बड़े, लेकिन इसमें कैसा था, सर्वाधिक बड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों पिरामिडों के अंतर्गत जो घनत्व है वो कैसा होगा, अत्यधिक होगा, राइट। यदि इसके अलावा मैं बात करूं इस तरह का घनत्व को, इसमें आधार और मध्यभाग कौन सा है, रिप्रोडक्टिव अवस्था वाला है। तो दोनों की दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो बराबर हैं तो घनत्व क्या प्रभावित होगा, क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। अर्थात इस दौरान जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी, संतुलन अवस्था में रहेगी, राइट। इसके अलावा यदि इस तरह का पिरामिड हो, इस तरह का पिरामिड हो तो इसका आधार बिल्कुल कैसा है, छोटा है। तो आधार छोटा है ना, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत कम जनसंख्या वृद्धि की देखी जाती है। अर्थात ये अवस्था क्या कहलाती है, नेगेटिव फेज कहलाती है। ये अवस्था क्या कहलाती है, नेगेटिव फेज कहलाती है। यानी कि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि न के बराबर होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, डिक्लाइन फेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिक्लाइन ग्रोथ भी कह सकते हैं या नेगेटिव ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो सी प्रकार का वक्र है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जिसमें जीरो ग्रोथ रेट किसकी है, जीरो ग्रोथ रेट सी की होती है, यानी स्थिर वृद्धि दर है इसकी, स्थिर वृद्धि दर है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है इसकी,
क्योंकि इस दौरान आधार और मध्य दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। जबकि तीव्र वृद्धि जो पाई जाती है और कौन से पिरामिड में पाई जाती है, ए पिरामिड और बी पिरामिड में पाई जाती है। जबकि जो चौथा डी पिरामिड है, यह डी पिरामिड प्रजनन पूर्व अवस्था के जीव, इस डी पिरामिड में है ना, प्रजनन पूर्व अवस्था के जीव प्रजननशील अवस्था के कम होने के कारण यह समष्टि भविष्य में क्या होने लगती है, घटने लगती है। इसमें क्या होगा, जो समष्टि होगी वो क्या होगी, घटने लगेगी और इनमें क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो इनको हम जो है ना एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, भारत, अफगानिस्तान, चीन, भारत से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चीन है, चीन में प्रजनन पूर्व अवस्था यानी बच्चों की संख्या क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि वहां पे वन चाइल्ड रेगुलेशन रूल लागू है। मतलब सिर्फ एक ही बच्चे को पैदा किया जा सकता है। जब एक ही बच्चा पैदा होगा तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज कैसे हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी, चौथे प्रकार की हो जाएगी ना। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि पूर्व प्रजनन अवस्था यदि छोटी है तो आगे जनसंख्या भी क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। तो चीन इसमें सफल रहा है इस प्रकार के पिरामिड को दर्शाने में, जिससे कि उसकी जनसंख्या क्या होने लगी है, स्थिर होने लगी है। जबकि भारत इस तरह के पिरामिड में गुजर रहा है, फर्स्ट पिरामिड के रूप में गुजर रहा है। इसमें इस तरह का रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 चाइल्ड नियम है, 2 बच्चे का नियम है, 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम जो है ना इन दोनों पिरामिड के अनुसार समझ सकते हैं भारत की जनसंख्या को। जबकि जो अफगानिस्तान की जनसंख्या है, वो अफगानिस्तान की जनसंख्या तीव्र पिरामिड को प्रदर्शित करती है, यानी कि वहां पे किसी तरह का रूल नहीं है, वहां पे मन चाहे कितनी भी संततियां उत्पन्न कर सकते हैं। इस वजह से उसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज कैसे रहती है, अत्यधिक, जिसके कारण आगे समष्टि घनत्व भी कैसा होता जा रहा है, अत्यधिक होता जा रहा है। जबकि चीन का किस तरह का है, डी प्रकार का। और जो और देश हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिका में किस तरह का है, सी प्रकार का है, मध्यवर्ती प्रकार का है, कांस्टेंट रहती है, राइट। तो इस तरह से ये लिंग आयुषण लक्षण होता है जो कि किसको प्रभावित करता है, समष्टि घनत्व को, राइट। आगे यदि मैं बात करूं, देखिए अगला जो लक्षण होता है वो होता है वृद्धि स्वरूप। वृद्धि स्वरूप यानी कि समष्टि के वृद्धि स्वरूप। समष्टि में वृद्धि किस रूप में हो सकती है, समष्टि के वृद्धि स्वरूप। समष्टि में वृद्धि किस से हो सकती है। अब एक समष्टि है, कोई भी एक समष्टि है, इसमें घटोत्तरी और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यानी कोई समष्टि यह क्या हो सकती है, वृद्धि कर सकती है। ये समष्टि क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है, नहीं कर सकती है। समष्टि में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। तो यह वृद्धि कब होगी, किसके तरफ प्रभावित होगी, जन्म दर और मृत्यु दर के द्वारा प्रभावित होगी। जब जन्म दर अधिक होगी, जब जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कैसी होगी, कम होगी, तो समष्टि के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी कि नहीं होगी। इससे क्या अर्थ निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका हम जो है किस तरह समझ सकते हैं, अंतः प्रवसन और बहिर्प्रवसन भी वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जो समष्टि में वृद्धि होती है, उस समष्टि को हमें ना, समष्टि में होने वाली वृद्धि को ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। समष्टि में जो वृद्धि होती है किस किस के कारण होती है, जन्म दर में वृद्धि के कारण और मृत्यु दर में कमी के कारण, अथवा अंतः प्रवसन के कारण। जो समष्टि के आकार में वृद्धि होती है उसको हम किसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि समष्टि के आकार में होने वाली वृद्धि को, आकार में होने वाली वृद्धि को
हम किसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं जो वृद्धि वक्र या वृद्धि स्वरूप कहलाते हैं। ठीक है, समष्टि में जो वृद्धि होती है समष्टि के आधार में, उसको किसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? ग्राफ के रूप में, जिसे हम क्या कह सकते हैं? वृद्धि वक्र या वृद्धि ग्राफ अथवा वृद्धि स्वरूप कह सकते हैं। ये वृद्धि स्वरूप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जे आकृति का, जे आकृति वृद्धि स्वरूप, ठीक है, और दूसरा होता है एस आकृति वृद्धि स्वरूप। पहला कौन सा है? जे आकृति वृद्धि स्वरूप, और दूसरा होता है एस आकृति वृद्धि स्वरूप। तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं कि जे आकृति के वृद्धि स्वरूप और एस आकृति के वृद्धि स्वरूप क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जे आकृति वृद्धि स्वरूप। इसको हम जो है इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं वक्र में। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। राइट, वाई अक्ष पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को इंगित करते हैं। वाई अक्ष पर क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि जनसंख्या घनत्व है। और एक्स अक्ष पर हम इसको इंगित करते हैं समय। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ कैसे होती है, देखिए इस तरह से ये जे आकृति का वक्र बनती है। इस तरह से जे बन गया ना, इस तरह से जे बनता है, इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये वक्र बना कि नहीं बना, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? हम जे आकृति का वक्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुई है? ग्रोथ हुई है समय के अनुसार। ये समय इस तरह से बढ़ता है, तो इसमें जो जे आकृति का वृद्धि स्वरूप है ये इस तरह का होता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कौन सी घटना होती है। देखिए, इस दौरान क्या होता है कि जैसे जब ना किसी जीव को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, किसी जीव को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तो वह अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है? निश्चित समय की होती है। तो उस अनुकूल परिस्थितियों में निश्चित समय पर वो क्या करता है? तीव्र वृद्धि करता है। तीव्र वृद्धि कर रहा है, यानी कि अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज फेज कह सकते हैं इसको, स्टेबलाइज फेज भी कह सकते हैं इसको। स्टेबलाइज फेज के दौरान उसने क्या करी? तीव्र वृद्धि करी, यानी कि अत्यधिक वृद्धि देखी जाती है प्रारंभ में। तो जे आकृति का वक्र है, जे आकृति के वक्र में प्रारंभ में क्या हुई है? अत्यधिक वृद्धि होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात, इस समय तक तो क्या हुई? इसमें तीव्र वृद्धि हुई, जिससे घनत्व क्या हो गया? बहुत अधिक हो गया। ये घनत्व है ना, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो एक समय तक तो क्या हो गया? घनत्व बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन उसके पश्चात जीव की वृद्धि कम हो जाती है और उनकी मृत्यु दर क्या होती है? बढ़ जाती है। अभी तो क्या हुई थी? जन्म दर अधिक हुई थी, मृत्यु दर बिल्कुल कम थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम अनुकूल परिस्थितियां थी। अर्थात जे आकृति का वक्र जो है ना, प्रारंभ में तो बहुत अधिक तेज गति से घनत्व को बढ़ाता है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात मृत्यु दर बढ़ने के कारण जो है घनत्व क्या लगता है? घटने लगता है। इस प्रकार का जो वक्र है, इस प्रकार की संरचना बनाता है, जे आकार की संरचना बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जे आकृति का वृद्धि स्वरूप कहते हैं।
अर्थात इस समष्टि के घनत्व में प्रारंभ में क्या होती है, तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गई कि अचानक वृद्धि रुक गई है। अब यह अचानक वृद्धि रुकने का कारण जो है ना, अचानक वृद्धि रुकने का कारण होता है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक होते हैं। अब पर्यावरणीय कारक क्या हो सकते, जैसे प्रकाश की कमी हो जाए या पोषक तत्वों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। क्योंकि जब ये अत्यधिक संख्या में बढ़ रहे हैं तो अत्यधिक संख्या में बढ़ेंगे तो इनके लिए पोषक पदार्थ भी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो निश्चित समय के पश्चात तो पोषक पदार्थ कम होंगे कि नहीं होंगे, अनुकूल परिस्थिति थोड़े समय के लिए तो रहेंगी, पोषक पदार्थों में कमी होगी। तो पोषक पदार्थों में कमी होगी ना, तो उसके पश्चात जब पोषक पदार्थ कम हो जाएंगे तो जीव क्या होने लगेगा, मरने लगेंगे और वो घटने लग जाती है संख्या में। तो इसको हम जो है ना, इस अवस्था को बूम भी कह सकते हैं, बूम अवस्था। बूम बूम बहुत अधिक तेज बढ़ना, कहते हैं ना बूम बूम। भाई आज जैसे किसी की सर्विस हो जाती है तो खुशी के मारे बूम बूम कहता है, तो इस दौरान मतलब बढ़ गया, वो बहुत अधिक खुश हुआ है, तो इस दौरान ये बूम अवस्था है। और इस दौरान क्या हो जाता है, वो बस्ट हो जाता है, खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया, क्योंकि उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलना बंद हो गई हैं। जैसे पोषक तत्वों की कमी हो गई तो वो संख्या मरने लग जाती है जीवों की। ठीक है, तो इस तरह का जो वक्र है क्या है, जे आकृति का वक्र है। इसका उदाहरण हम कैसे दे सकते हैं कि जब वर्षा का मौसम आता है तो वर्षा के मौसम के दौरान तो क्या होता है, कीट अत्यधिक संख्या में बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में कीड़े निकलते हैं, वर्षा के दौरान निकलते हैं। अब जैसे वर्तमान समय में वर्षा का मौसम चल रहा है ना, तो इस दौरान देखते हैं हम शाम को टाइम हमारे जो घरों की लाइटें होती हैं उन पर बहुत अधिक कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन निश्चित समय के पश्चात जैसे ही सर्दी आएंगी, सर्दी आने पर इनके लिए पोषक तत्व जो होते हैं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात पानी की मात्रा जो वर्षा है, वर्षा के कारण निकल रहे हैं, वो खत्म हो जाती है। तो उस दौरान ये क्या होने लगते हैं, घटने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो वक्र है ना, कीटों का बढ़ने का वक्र है, वो क्या कहलाता है, जे आकृति का वक्र कहलाता है। ऐसा लगता है कि जैसे गुब्बा में हवा भरे गई हो, पहले थोड़े समय के लिए गुब्बारे में हवा भरी और कुछ समय पश्चात वो हवा निकल गई उसकी। थोड़े समय तक तो कीट बहुत अधिक संख्या में हो जाते हैं जैसे वर्षा के मौसम में, लेकिन कुछ समय पश्चात ये बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो वक्र होता है, जे आकृति का वक्र होता है, यह जो वृद्धि होती है जनसंख्या के निरपेक्ष होती है। जनसंख्या के निरपेक्ष होती है, जनसंख्या पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनसंख्या बढ़ती नहीं है। ठीक है, इसका जो समीकरण होता है जे आकृति का, वो होता है dn/dt। इसका समीकरण क्या होता है, dn/dt बराबर rn, जहां पर r क्या है, कांस्टेंट है, जहां r बराबर क्या होता है, नियत, जहां r बराबर क्या होता है, नियत, t बराबर होता है इकाई समय, और n बराबर होता है जीवों की संख्या। n बराबर क्या होता है, जीवों की संख्या। अब जीवों की संख्या क्या होती है, कोई स्पेशल होती है, बेस्टी होती है, इंडिविजुअल होती है। तो यहाँ पर जीवों की संख्या की जगह बेस्टियों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो वक्र होता है क्या है, जे आकृति का वृद्धि वक्र होता है। दूसरा जो होता है एस आकृति का वक्र होता है। दूसरा कौन सा होता है, एस आकृति। दूसरा एस आकृति वृद्धि। इसको हमें ना सिग्मॉइड वक्र भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड वक्र भी कहते हैं, सिग्मा वक्र। यह सिग्मा वक्र जो होता है ये कैसा होता है, यह वक्र जो होता है ना, जे आकृति के वक्र के थोड़ा उल्टा होता है। ये बाह्य अक्ष है, इस पर क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये टाइम हो गया है।
ठीक है। तो जो वक्र बनता है वो इस तरह का बनता है, देखिए इस तरह का बनता है, जिसमें ये 3 अवस्थाएं आती हैं। देखिए कौन सी अवस्था आती है, एक तो ये आ गई, ठीक है, दूसरी अवस्था ये आ गई और तीसरी अवस्था ये है, ठीक है। प्रारंभ की अवस्था जो है, देखिए अब ये जो वक्र जो किस तरह का बना है, ऐस वक्र बना है। अब इसको देखते हैं क्या होता है इसमें, कि जब कोई व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भी हम जाति ले सकते हैं, कोई भी जीव ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीव ले लिया हमने, बिल्ली को ले लिया, ठीक है, या कुत्ते को ले लिया, सपोज कीजिए कुत्ता ले लिया, या कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है यहाँ पे। तो ये कुत्ता जब एक यह समझती है, इस समझती से यहाँ पर निवास करने जा रहा है, तो पहले अपने आप को ये क्या करेगा, यहाँ पे स्थापित करेगा। पहले तो स्थापित ही करेगा ना, क्या ये जाते जाते अपनी संख्या बढ़ा लेगा? नहीं बढ़ाएगा ना, पहले तो अपने आप को स्थापित करेगा। या फिर हम मनुष्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो मनुष्य होता है किसी स्थान पर जाएगा तो सबसे पहले रहने के लिए क्या बनाएगा, घर बनाएगा। या जयपुर जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, रूम लेते हैं, रहने के लिए लेते हैं, यानी पहले अपने स्थापना करेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो पहली अवस्था है ये कौन सी है, स्थापना अवस्था होती है, स्थापना अवस्था। तो इस दौरान अपने जीव ने स्थापना कर ली, मतलब इसमें वृद्धि बहुत ना के बराबर होती है। इस दौरान क्या हो रही है, वृद्धि ना के बराबर हुई है। क्या घनत्व बढ़ा है क्या इस दौरान? नहीं बढ़ा ना घनत्व। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से जीव दूसरी समष्टि में आके स्थापित हुआ है पहले, और स्थापित होने के पश्चात जब इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह है क्या करेगा, तीव्र वृद्धि करेगा। तीव्र वृद्धि करेगा नहीं करेगा? तो उस अवस्था को बोलते हैं तीव्र वृद्धि प्रावस्था। इस दौरान क्या हो गई, तीव्र वृद्धि प्रावस्था। इस दौरान जब अपने आप को जीव स्थापित कर लेता है तो अपनी संख्या में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। उस अवस्था को बोलते हैं तीव्र वृद्धि प्रावस्था, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉग फेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लॉग फेज। यानी कि इस दौरान क्या हो रही है, तीव्र वृद्धि हो रही है जब अपने आप को जीव ने स्थापित कर लिया है। इसको हम जो है ना पॉजिटिव फेज भी कहते हैं, पॉजिटिव फेज भी कहते हैं। पहली अवस्था जो है ना स्थापना अवस्था, उसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव फेज। जो इस दौरान पॉजिटिव फेज के दौरान जो संख्यात्मक वृद्धि होती है, संख्यात्मक वृद्धि क्या होती है, बहुत कम होती है। जबकि लॉग फेज के दौरान संख्यात्मक वृद्धि कैसी होती है, तीव्र होती है। जबकि तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है ऋणात्मक त्वरण अवस्था। ऋणात्मक त्वरण अवस्था। तो जब जीव तीव्र वृद्धि कर लेता है तो तीव्र वृद्धि करने पर इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। और रुकने का कारण क्या है, वही पोषक पदार्थों की कमी। तो रुक जाती है, तो रुक जाने के कारण जो अवस्था होती है वो कैसी अवस्था है, ऋणात्मक त्वरण अवस्था होती है। इस दौरान जो है ना, इस प्रावस्था के अंत में जब ये प्रावस्था अंत होती है तो इस तरह से ये क्या अवस्था कर लेती है, साम्य अवस्था स्थापित कर लेती है। अर्थात इस ऋणात्मक त्वरण अवस्था के दौरान ना तो संख्यात्मक वृद्धि होती है, ना ही संख्यात्मक कमी होती है। कमी अथवा वृद्धि किसी प्रकार का यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए इसको हम साम्य अवस्था भी कह सकते हैं, साम्य अवस्था भी कह सकते हैं ऋणात्मक त्वरण अवस्था। क्योंकि पहले लॉग फेज में तीव्र वृद्धि हुई और इस दौरान क्या हो जाती है, तीव्र वृद्धि रुक जाती है। रुक जाने के अंत में, इस ऋणात्मक त्वरण अवस्था के अंत में, रुक जाने की जो अवस्था है उसको तुमने क्या बोला है, ऋणात्मक त्वरण अवस्था। जो इस अवस्था का अंत होगा उस अंत में
समष्टि अपने आप को साम्य में स्थापित कर लेती है। ठीक है, इस वजह से इसे ऋणात्मक त्वरण अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वृद्धि के स्वरूप होते हैं 2 प्रकार के। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये जो है आपके लिए भविष्य में यदि आप एमएससी वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, नेट वगैरह में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होते हैं समष्टि घनत्व के लक्षण होते हैं जो कि यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। यदि अभी भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक शेयर मार देना ज़रूर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो वेरी मच।